हमारे बीच में कानपुर से आदरणीय डॉक्टर मनीषा अग्रवाल हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके विषय में दो शब्द मैं मिसेस शर्मा से कहता हूं कि वो कुछ बोलें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मातृशक्ति एवं देवतुल्य भाइयों, आज साध्य एवं चिंतन के क्रम में 136 जी में आदरणीय मनीषा अग्रवाल जी जो कि कानपुर से हैं, हम उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्यों जो है थोड़ी सी डिले हो गई मेरे पहुंचने में, और थोड़ा सा इंटरनेट को और स्लाइड शेयर को लेके। तो आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार, और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार और आप सबके सामने रख सकूं, और आप के भी विचार में जान सकूं, और कुछ जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाए टॉक के बाद होंगी निश्चित बहुत सारी, तो उन सबको मैं सॉल्व कर पाऊं। तो समय को बचाते हुए हमें लगता है कि सीधे मैं टॉपिक पे ही आ जाऊं। शर्मा जी, आपकी परमिशन है? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सबको आज मेनोपॉज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जो कि एक महिला की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। और सबसे पहले ये आप सब लोगों के लिए क्विज है, जो भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग ऐसे अंगूठा उठाकर दिखाकर मुझे बता सकते हैं कि आप इन सब लेडीज को या कुछ को पहचानते हैं कि नहीं। कितने लोग जो इसमें 6 फोटोज दिख रही हैं खूबसूरत, उनको जानते हैं? डॉक्टर साहब, सबकी आवाज बंद है, बस वो हाथ ही खड़ा कर पाएंगे ना। अंगूठे से हाथ उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग इनमें से पहचानते होंगे काफी लोगों को, जिनमें से कि सबसे पहले मदर टेरेसा हैं, जिनके बारे में तो हम पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा ग्लोब जानता है उनकी सामाजिक सेवाओं को। दूसरी हमारी सबकी प्रिय हीरोइन हिमालिनी है, जो, और एक पीटी उषा है हमारी स्पोर्ट्स पर्सन। सरोजनी नायडू जी हैं, स्वर कोकिला ऑफ हिंदुस्तान। प्रतिभा पाटिल जी जो हमारी प्रेसिडेंट रही हैं, और महादेवी वर्मा जी। इन सब व्यक्तियों में, इन सब महिलाओं में, इन सब के गौरवशाली महिलाओं में क्या चीज एक कॉमन आप सब देखते हैं? आई थिंक सब म्यूट होंगे, तो मैं ही बताती हूँ। इन सब में एक चीज ये कॉमन है कि ये मेनोपॉज या उम्र की सीमाओं से बंधकर और उनसे आगे बढ़कर और अपने अंतिम समय तक, या कुछ लोग, काफी लोग इनमें से जीवित भी हैं, वो सब अपने आप में सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और पॉलिटिकली या स्पोर्ट्स में या करियर में बहुत एक्टिव रही हैं। अर्थात उम्र का कोई बंधन नहीं होता कि जो आपकी एक्टिविटी लेवल को कम करे। तो आई थिंक इन्हीं सब प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान करते हुए हम अपने आगे टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि मेरा टॉपिक है आज का, सॉरी स्लाइड, यस, मेनोपॉज, अ गोल्डन पीरियड इन वुमेन्स लाइफ। तो आई थिंक ऐसे ही चमकना चाहिए हम सबका मेनोपॉजल पीरियड। क्यों, ऐसा क्यों है कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, एडवांसमेंट्स, इन सब से एक महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग, अगर हम माने तो 75 से 80 वर्ष की हो गई है। यदि हम एक महिला के जीवन को 3 भागों में विभाजित करें कि 25 साल, फिर 50 साल दूसरा तिहाई, और तीसरा तिहाई 75 से 80 साल तक, तो ये जो तीसरा तिहाई है हमारा, इसमें हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहला बंधन तो है मेंसेस का, या मेंस्ट्रुएशन का, या मासिक धर्म का बंद हो जाना। क्या आपने कभी सोचा है उसके बंद होने से आपको कितनी ज्यादा आजादी मिल गई है? नंबर 1 तो मेंसेस से बंदी हो गई, तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। ये तनाव नहीं है कि आज हमारी पूजा है, आज हमें मंदिर जाना है, आज हमें व्रत करना है, और हमारा पीरियड आ गया, अब हम मंदिर नहीं जा सकते या हम पूजा नहीं कर सकते। दूसरा बंधन हमारा मुक्त हो जाता है प्रेगनेंसी के डर से, कि अब हम कहीं प्रेगनेंसी ना रुक जाए। हर कोई आजकल अपनी फैमिली को छोटा रखना चाहता है कि जिससे हम बेहतर केयर दे सकें, तो प्रेगनेंसी के डर से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो प्रेगनेंसी के डर की वजह से जो हम कभी कभी पिल्स लेते हैं या प्रॉपर्टी लगवानी हमें पड़ती है, उन सब से हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा महिलाओं का गोल्डन पीरियड है।
इस उम्र तक आते आते लगभग सभी की सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियां लगभग पूर्णता की ओर होती हैं। बच्चे सब सेटल हो गए होते हैं, नौकरी पे लग गए होते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हमें उनके काम की या उनकी पढ़ाई की या उनके खाने पीने की कोई चिंता ज्यादा नहीं है। इस समय हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सेप्ट हम समझ सकते हैं कि कोरोना टाइम एक मुश्किल समय रहा, बट अगर कोरोना ना हो तो आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास फ्री समय है। तो अब ये हमारी लाइफ आगे है, महिलाओं की गोल्डन पीरियड है, मेनोपॉज, जिसमें हम ये सब पूरा कर सकते हैं। फिर हम इससे डरते क्यों? क्या हमारे मन में एक डर रहता है कि मेनोपॉज आएगा और इसमें कोई परेशानियां हो जाएंगी या दिक्कतें हो जाएंगी? एक्चुअली क्या है मेनोपॉज? अच्छा, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये तो मिसेस शर्मा ने दे दिया है। तो अगर हम माने कि मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज एक बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज नॉट ए सफरिंग, इट इज अ नॉर्मल फेज ऑफ एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हमारी एज आती है, इट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल फेज। तो हमें इससे कतई भी डरने की जरूरत या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हर चीज एक पैकेज में आती है, उसी तरह से मेनोपॉज भी अपने साथ बहुत सारी अच्छी चीजें लाता है हमारे जीवन में। तो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं भी आ सकती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें होता क्या है मेनोपॉज? भाई पीरियड्स जैसे एक युवावस्था, बाल्यावस्था छोड़ के हम युवावस्था की तरफ आए तो पीरियड्स शुरू हुए। कोई भी शुरू होती है चीज तो वो अपने खत्म होने की तरफ भी आती है। तो जब पीरियड्स या मेंसेस शुरू हुए हैं तो वो खत्म भी होंगे कभी ना कभी। तो ये खत्म होने की अवस्था ही मेनोपॉज है। जैसे मेरी टॉक है आज, ये मेरा जो आप जो भी कहें मंचन है, लेक्चर है या शेयरिंग है ऑफ थॉट, ये भी अभी अभी शुरू हुई है, ये भी अपनी समाप्ति पे आएगी, धीरे धीरे समाप्त होगी। जैसे हमारा जीवन है, शुरू हुआ बाल्यावस्था से, माँ की गोद से, ऐसे ही ये एक अंतिम पड़ाव पे भी पहुंचेगा। तो उसी इस शुरुआत और अंतिम पड़ाव की यात्रा में ये एक नॉर्मल फेज है। तो हमें कतई भी इससे डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं। अब दूसरी बात पे हम आए तो ये होता कब है? अगर हम बहुत स्पेसिफिकली जाएं तो ये 49 से 52 इयर्स की एज के बीच में होता है। थोड़ा अगर हम इसको अपने स्केल को ब्रॉड करें तो इसको हम मान लें कि 45 से 55 इयर्स की एज के बीच में मेनोपॉज नॉर्मली सामान्यतः आता है। हालांकि इसमें जेनेटिक रोल भी प्ले करता है कि आपकी मदर को या मौसी को किस उम्र में मेनोपॉज हुआ था, इससे प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ एक रोल प्ले करता है। हम कहेंगे कि क्या इटियोलॉजी है, मतलब किस वजह से मासिक धर्म बंद हो जाता है, हमारे शरीर में ऐसे क्या बदलाव आते हैं या चेंजेस आते हैं कि ये मेनोपॉज या पीरियड्स का होना बंद हो जाता है। तो एक इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो नेचुरल, जो प्राकृतिक है, हर एक के साथ अपने आप एक फेज में आएगा, नेचुरल डिक्लाइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, अर्थात जो प्रजनन क्षमता के हार्मोन्स हैं उनका नेचुरल बंद हो जाना होता है, धीरे धीरे वो कम होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। दूसरा और कारण होता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। आर्टिफिशियल मेनोपॉज अर्थात कि किसी वजह से, जैसे कि आजकल भी होता है कि किसी को फाइब्रॉइड हुआ या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हुई, उस वजह से हिस्टेक्टमी उन्हें करानी पड़ गई, जो कि अब एक मेनोपॉज के अराउंड बहुत नॉर्मल तो नहीं, बट हाँ सहजता से होने वाला ऑपरेशन है। या फिर कीमोथेरेपी हुई किसी भी वजह से, कोई कैंसर हुआ उसकी वजह से कीमोथेरेपी हुई, तमाम ड्रग्स हैं, या रेडिएशन थेरेपी हुई, तो भी हमारी ओवरीज डैमेज हो जाती हैं और इन हॉर्मोन्स का जो प्रोडक्शन है हमारे शरीर में वो बंद हो जाता है। या तीसरा होता है कि प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, अर्थात आपकी जो एक महिला की जो ओवरी है उसकी एज ही उतनी थी, वो प्रीमेच्योरली अपने आप ही उसने काम करना बंद कर दिया। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, अर्थात उसका कोई
कारण बाहर से कोई नहीं है, अंदरूनी ओवरी में ही कोई डेफिशिएंसी थी, या वो उतने ही समय के काम करने के लिए बनी थी तो वो अपना काम करना बंद कर देती है, अर्थात कि वो हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, या किसी वजह से ओवरीज को निकालना पड़े सर्जिकली, बायलैटरली ओवरेक्टमी करनी पड़ी, अर्थात केवल यूट्रस नहीं निकालना पड़ा, ओवरीज में कोई सिस्ट हुई या अपेंडिकुलर एब्सेस हुई या आंतों की कोई सर्जरी हुई और उसमें ओवरीज डैमेज हो गई। तो ये सब जो कारण है ये आर्टिफिशियल मेनोपॉज के होते हैं, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। अब इसके मेनोपॉज के क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण तो है कि मेंसेस का बंद हो जाना। यदि किसी का मेंसेस 1 साल तक बंद हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि मेनोपॉज सेटल हो गई। तो अर्थात पहला ही लक्षण हुआ कि मेंसेस या मासिक धर्म का 1 साल तक लगातार 12 महीने तक ना होना, अर्थात मेनोपॉज हो गया। और लक्षण क्या हो सकते हैं कि मेनोपॉज अर्थात पूरा बंद होने के पहले प्रोडक्शन जो हार्मोन्स का है वो एकदम तो बंद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके पहले कम हुआ और फिर धीरे धीरे बंद हो गया। तो ये जो फेज होती है मेनोपॉज से पहले वाली, इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। किसी को जल्दी जल्दी हो गए अर्थात महीने में 2 बार हो गए, किसी को 2 महीने में 1 बार हुए, लॉन्गर पीरियड्स हो गए, किसी को बिल्कुल ही नहीं आया, बहुत ही हल्का हल्का हुआ कि धब्बा लगा और बंद हो गए, या किसी को बहुत हैवी पीरियड्स हुए कि 10-10 दिन 12-12 दिन चल रहे हैं, 3-3 4-4 महीने नहीं हुए, या फिर बीच बीच में पीरियड्स छूट गए या बंद हो गए। अर्थात किसी को भी कुछ भी हो सकता है, अर्थात ये बहुत व्यक्तिगत है, बहुत इंडिविजुअल है, कोई भी 2 लोगों में ये सेम नहीं होता। जैसे हम सबकी शक्लें, हम सबके बिहेवियर, हम सबके थंब प्रिंट, हम सबकी रेटिनास, सबके इंप्रेशंस अलग अलग हैं, उसी तरह से इसके ये लक्षण भी हर महिला में अलग अलग तरह से होते हैं, अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम कब सोचें कि हमें ये चीज प्रॉब्लमैटिक है या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें लगता है पहले हम सारे लक्षणों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि हमें कब और किस परिस्थिति में ये सोचना चाहिए कि ये जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है मेरा, या फेज जो मेनोपॉज की चल रही है, ये अब एबनॉर्मल हो रही है और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो हम पहले आगे दूसरे लक्षण डिस्कस करते हैं, जिसमें कि अगला लक्षण है वेजाइनल ड्राइनेस, अर्थात खुश्कपना, ड्राइनेस या सूखा लगना, कि जैसे यूजुअली यंग एज में एक गीलापन रहता है या वाइट डिस्चार्ज सा रहता है, वो सब खत्म हो जाना। तो इसका कारण होता है कि मेनोपॉज में जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल का डाउन हो जाना। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम इसमें होती है कि सेक्स करते समय या इंटरकोर्स के समय ड्राइनेस लगना या बहुत पेन होना या जलन होना। वो ऐसा होता है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनके अंडर इन्फ्लुएंस में आपकी वेजाइना में लुब्रिकेशन फ्लूइड्स सिक्रीट होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं जो कि उसको गीला रखते हैं, लेकिन इन सब के लेवल कम होने से एक खुश्कपना आ जाता है। तीसरी अगला लक्षण हम कह सकते हैं हॉट फ्लैशेस, तब एकदम से बहुत तेज इंटेंस हीट लगना और पसीने में तरबतर हो जाना और लगना सब खिड़की दरवाजे खोल दो और बिल्कुल सारे में जैसे आग लग गई है और बदन में भी आग लग गई है और एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाना। हो सकता है किसी में ये बहुत कुछ सेकंड्स के लिए हो और किसी में हो सकता है ये कुछ मिनटों या कुछ घंटों तक बढ़ जाए, लेकिन और किसी को बिल्कुल भी ना हो। तो ये सब बहुत व्यक्तिगत होते हैं सारे लक्षण। हो सकता है किसी महिला में ये सारे लक्षण मिले और किसी में हमें एक भी ना मिले। तो अगले लक्षण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये इसी से मिलता जुलता होता है नाइट स्वेट्स, अर्थात कुछ कुछ ऐसा ही लक्षण होता है, लेकिन ये रात में सोते समय आप बहुत गहरी नींद में सोई हुई हैं और अचानक आपको लगता है आपका शरीर पसीने से भीग गया, दिसंबर की सर्दी चल रही है, बहुत गर्म है, आप रजाई ओढ़ी हुई है
और अचानक महिला को लगता है कि सब कुछ उतार के फेंक दो, पसीना में आप तरबतर अपने आप को पाते हैं सोते सोते, बिल्कुल गहरी नींद में, अर्थात कोई साइकोलॉजिकल, कोई इमोशनल, कोई फैक्टर नहीं है, बट पसीने में तरबतर हो गए। ये भी एक मेनोपॉज का ही लक्षण होता है। स्लीप प्रॉब्लम्स, डिस्टर्ब स्लीप, अर्थात एक तो पहला नींद का ना आना या जल्दी नींद खुल जाना या गहरी नींद ना आना, और कभी कभी अगर आप समय ना लें तो ये धीरे धीरे ऐसी हालत हो जाती है कि रातों हम कहते हैं हम करवटें बदलते रहे, हमें तो नींद ही नहीं आई, नींद आने में भी मुश्किल, नींद के बने रहने में भी मुश्किल, गहरी नींद भी नहीं आ रही है। फिर हो सकता है कि लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो, हार्मोन्स के कम होने की वजह से एक अंदर से सेक्स करने की इच्छा का कम हो जाना, या मजा ना आना, या और भी कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल क्योंकि ड्राइनेस हो गई है, हार्मोन्स कम हो गए हैं कि मिलने से समस्या हो जाती है या बढ़ जाती है। मूड चेंजेस, इससे तो महिलाएं बच नहीं सकती, और बेचारे पतियों की शामत आ जाती कि पता ही नहीं चलता इनका, तो कब ये डिप्रेशन के इनको बाउट्स हो जाते हैं, और कब जो है एकदम से अचानक इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, या अचानक बहुत थकान आने लगती है। मूड चेंजेस में हार्मोन्स का भी फर्क है। दूसरा एक ये भी होता है कि एकदम अचानक लोनलीनेस लगने लगती है, कि बच्चे सब सेटल हो गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे काम के लिए हर समय मम्मी 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 याद करते रहते थे, अब वो सब इंडिपेंडेंट हो गए, अपने अपने सब काम कर रहे हैं, तो एक लाइफ में अकेलापन आ जाता है। हस्बैंड भी थोड़ा अपने दोस्तों में या फ्रेंड्स में बिजी हो गए, तो थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल भी रीजन होता है और हार्मोनल भी रीजन होता है, और डिप्रेशन स्टेट भी आ जाती है, अकेलापन, तनाई, ये सब भी लगने लगता है। तो इन सब होने से आप परेशान हो कि आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है ये आपके हार्मोन्स की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। फिर आता है वेट गेन। वेट गेन क्यों होता है? एक तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है, कामकाज करना कम हो जाता है। फिर एंड्रोजन लेवल्स, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अर्थात जो आपने खाया उसको पचाने की शक्ति या उसको एक तरह से एनर्जी में कन्वर्जन रेट आपका स्लो हो जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो बॉडी का जो मिड सेक्शन है, बीच का जो, अर्थात पेट का और स्टमक का और हिप्स का और थाइस का जो पोर्शन होता है, वहां पे फैट डिपॉजिट होने लगता है। जब वहां पे फैट डिपॉजिट होने लगता है तो वेट गेन होता है, और वेट गेन होने से एक आपकी और फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो एक तरह से साइकिल सा शुरू हो जाता है। इन सब लक्षणों में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों का झड़ना। इससे लेडीज को भी बहुत थोड़ा सा डिप्रेशन भी होने लगता है, अब तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। व्हाइट होना तो एक है ही है, ग्रेइंग ऑफ हेयर तो एक एजिंग का प्रोसेस है ही है, लेकिन बालों का झड़ना भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स की कमी की वजह से हो सकता है। और स्किन का ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस, एक जो ब्यूटी होती है, एक जो लस्टरनेस है, एक जो शरीर में चिकनापन है, फाइन लाइंस अपीयर होने लगती हैं, खाल वगैरह लटकने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं, और ये सब भी एक डिप्रेशन का कारण हो जाता है या मूड चेंजेस का कारण हो जाता है। लॉस ऑफ रेस्टफुलनेस, थोड़ा ढीला ढीलापन आ जाना, सेल्फ एस्टीम को जो कि प्रभावित करता है, और स्पेशली जो लेडीज वर्किंग होती हैं उनको अपनी चाल में डाल में फर्क आने लगता है, तो वो इसके लिए भी कॉन्शियस हो जाता है। तो इन सब लक्षणों की यदि हम बात करें तो ये लक्षण, जैसा मैंने पहले बताया, कि जरूरी नहीं है कि सब महिलाओं में, जिसमें हो भी सकती हैं, कुछ में नहीं भी हो सकती। तो अब हम कब सोचें कि हमें कब डॉक्टर से मिलना है, कब हमें चिकित्सीय सलाह लेनी है, या कब हमें क्या करना है? तो ये मैं कहूंगी कि ये जितनी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने डिस्कस करी, प्लस कुछ रिस्क होते हैं जो कि मेनोपॉज के आने से आ जाते हैं, कि आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाना, बोन्स का कमजोर हो जाना, हार्ट का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाना। तो इन सब समस्याओं को यदि हम अपने लाइफ में कुछ हेल्दी लाइफ चेंज, स्टाइल चेंजेस करें, कुछ चीजों का ध्यान रखें, तो हम इन सब को डिले कर सकते हैं, इन सब से बच सकते हैं काफी हद तक, और एक बहुत अच्छी और एक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कैसे हमें पता चले, डायग्नोसिस कैसे बने कि हम मेनोपॉज से गुजर रहे हैं या मेनोपॉज में हो गया है। तो एक तो ये कि इसके केवल हिस्ट्री से आपके खुद ही स्वयं ही ये पता चल सकता है कि अगर हमें 1 साल तक 12 महीने तक अगर मेंसेस नहीं हो रही है तो मेनोपॉज हो गया है। कुछ साल पहले के होते हैं, कुछ साल बाद तक चल सकते हैं। लेकिन हम डॉक्टर से कब कंसल्ट करें? अर्थात पीरियड्स की समस्या या हॉट फ्लैशेस की समस्या या मूड स्विंग्स की समस्या अगर आपके नॉर्मल रूटीन वर्क को, अर्थात जो लेडीज घर में काम करती हैं या जो कुछ घर कामकाज के लिए बाहर जाती हैं, अगर आपका काम उस लक्षण की वजह से प्रभावित हो रहा है कि आप अपने काम को जो नॉर्मली कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई कोई दिक्कत मुझे ज्यादा है और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे पीरियड प्रॉब्लम आपको 1-2 बार हुई और फिर ठीक हो गई, उसकी वजह से कोई समस्या नहीं आई, या हॉट फ्लैशेस आपने कभी कभी देखा कि हाँ हफ्ते में 1 बार या 2 बार हो जाते हैं, मूड स्विंग कभी कभी हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसको आप सामान्यतः सहजता से स्वीकार करें, मेंटली एक्सेप्ट करें और पास ऑन करें। लेकिन यदि आपको वो अपने काम काज करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो निश्चित तौर से आपको डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क साधना चाहिए। फिर ये आता है कि क्या नॉर्मली भी हमें इस फेज में आके अपने फिजिकल चेकअप्स कराने चाहिए? यस, वैसे भी 40 वर्ष के बाद हर महिला को या पुरुष को मैं रिकमेंड करूंगी कि साल या 2 साल में एक बार अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए। अब जैसे एक बार मुझे याद है, एक छोटा सा मैं आपसे अपना पेशेंट का केस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। एक पेशेंट मेरे पास आई, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, और वो 54 इयर्स की थी और वो मेरे पास आई, सब नाती पोते बहुएं बेटी दामाद सब थे, और उन्होंने कहा मेरा पेट सूज रहा है और मेरे को पेट में लगता है ट्यूमर बन रहा है। तब अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन नहीं था कि मरीज अपने आप जाके करा ले, तो वो मेरे पास आई, मैंने कहा ठीक है चेकअप करिए, मैं आपका चेकअप करती हूँ, आप लेटी हूँ। जब मैंने देखा पेट पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे लगा कि ये तो बच्चा है। क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू इमेजिन एट द एज ऑफ 54 इयर्स? मेरे को भी समझ नहीं आया मैं उनसे कैसे कहूँ, और मैंने उनसे कहा कि भाई हो सकता है ट्यूमर हो, ऐसा है कि लेकिन मुझे ये कुछ डाउट लग रहा है, आपकी एज 54 ही है या कुछ कम है? उन्होंने कहा नहीं 54 क्या, मेरी पूरी 54 है, और मैं तो टीचर थी वो कहीं, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे हस्बैंड को तो मैंने जॉब छोड़ दी है, मेरे तो सारे सर्टिफिकेट्स हैं और मैं 54 इयर्स की ही हूँ। तो मैंने कहा आपको पीरियड्स कब हुए थे? कह रहे अरे वो तो पता नहीं कब से बंद हो गए, मेरे को हो गए होंगे 12-13-14 महीने। मैंने कहा भाई देखते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, मुझे लग रहा है ऐसा ना हो प्रेगनेंसी हो। कह रही अरे डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को बहुत बड़े बड़े नाती पोते। अब लेकिन जब वो टू माई सरप्राइज टू हर सरप्राइज जब अल्ट्रासाउंड कराया गया तो वो 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी। अब उस महिला के लिए भी कितना शॉकिंग था, साइड बाय साइड मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि 7 मंथ्स की प्रेगनेंसी के साथ कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यस, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन ये कहना चाहूंगी कि इसीलिए कि यदि आपके मेंसेस को, किसी भी महिला के मेंसेस को जब तक 12, 14, 15 महीने ना हो जाएं और आप यदि सेक्सुअली एक्टिव हैं, हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स हो रहा है, तो एक बैक ऑफ द माइंड पे प्रेगनेंसी का डाउट हमेशा रखें। और प्रेगनेंसी टेस्ट आपको बहुत सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत इजी टेस्ट है। तो मैं कहूंगी कोई चांस न लें और एक प्रेगनेंसी टेस्ट अवश्य कर लें, जो एक सिंगल टेस्ट है जो आप घर में ही रह के बिल्कुल कंप्लीटली प्राइवेसी में कर सकते हैं। और अभी तो एक पिक्चर भी आई थी, आई थिंक कुछ लोगों ने आपने से देखी भी हो शायद, बधाई हो बधाई करके। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, इसको ध्यान रखें। और हमारे साथ तो खैर कहीं किस्से हुए, बट मैक्सिमम ये 54 इयर्स वाली एज की महिला के साथ हुआ था, और बड़ा शॉकिंग हुआ उनको 55 इयर्स पे बच्चे को डिलीवर करना, और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई उनके लिए। लेकिन
क्या कर सकते थे उस समय के लिए, तो ये और भी मुश्किल था और अब तो ये और भी मुश्किल है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहें, और अगर ऐसा लगता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कोई शर्म की महसूस ना करें। फिर कुछ हार्मोन टेस्ट भी हो सकते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, हालांकि उनकी कोई बहुत जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे जिनका प्री मेच्योर मेनोपॉज है या सर्जिकली हो रहा है, तो उनमें हम FSH या LH कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं जिनसे करके, या एस्ट्राडियोल करके हम ये पता कर सकते हैं कि मेनोपॉज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन, आजकल बहुत सामान्य सी बात है। ये भी मेनोपॉज में किसी किसी महिला में बढ़ जाता है, या इसके भी लक्षण मेनोपॉज से मिल सकते हैं, तो एक थायराइड हार्मोन भी टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। अब आते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट पे। जो भी लक्षण अभी हमने डिस्कस करे थे, और अगर ये आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो फिर हमें मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ कहूंगी कि मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सेल्फ मेडिकेशन को आप अवॉइड करें, और किसी भी कुशल चिकित्सक की गाइडेंस में और उनकी राय से ही मेडिकल ट्रीटमेंट को लें। अब इसके लिए ट्रीटमेंट, हालांकि कोई मेनोपॉज के लिए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन जो इसके लक्षण हैं, जितनी उनकी सिवियरिटी है और कितना फ्रीक्वेंटली वो हो रहे हैं, और आपके साथ एसोसिएटेड और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपको डॉक्टर आपके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके लिए कि जो कि सबसे सिंगल मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस के लिए, या स्पेशली अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ऐसी कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। और इसको लेने में कोई डर या खतरे की कोई बात नहीं होती है, ये बहुत सहज है, जो कि कई बार मरीज के लिए जब उसकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो देनी पड़ती है। और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो या हार्ट रिस्क, वो भी जो कि डिले करती है या प्रिवेंट करती है, प्लस जो जितने लक्षण हमने डिस्कस करे थे उनमें सब में इससे काफी लाभ मिल सकता है। और इसमें गोलियां भी आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, क्रीम्स भी आती हैं, विजाइनल क्रीम्स भी आती हैं, पैचेस भी आते हैं जो कि स्किन पे आप लगा सकते हैं। तो ये तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बेहतर एडवाइस करेंगे कि आपके लिए क्या चीज सूटेबल है और क्या नहीं है। कुछ वेजाइनल क्रीम्स भी आती हैं इसी के लिए, जो कि आपकी अगर ड्राइनेस है स्पेशली सेक्स के समय, उसमें काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। या यूरिनरी सिम्टम, जैसे किसी किसी को पेशाब की दिक्कत जल्दी जल्दी आना या ना रोक पाने की प्रॉब्लम है, उसमें वेजाइनल क्रीम्स काफी हेल्पफुल रहती हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई असहज या परेशानी को महसूस नहीं करना चाहिए। इसको लगाने का तरीका वैसे तो आपके डॉक्टर ही बता देंगे, और ये बहुत सिंपल होता है और सिंपली आप अप्लाई कर सकती हैं, और बहुत इफेक्टिव भी होती हैं। जिससे सबसे बड़ा एडवांटेज और जो एक होता है लक्षणों से आराम के अलावा, कि इसके सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि जहाँ पे इसकी जरूरत है वहीं पर ये जा रही है, तो दवाई की मात्रा की भी काफी कम जरूरत पड़ती है और साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लो डोज कभी कभी मूड स्विंग्स या डिप्रेशन ज्यादा है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स भी आपकी डॉक्टर एडवाइस कर सकती हैं। अगर वो मूड प्रॉब्लम ज्यादा है, फैमिली में प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, हस्बैंड को भी या बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है महिला के मूड स्विंग से, ये भी एक ड्रग होती है जो कभी कभी कहीं कहीं पेन्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, साइकोमोटर अदर सिम्टम्स हैं, तो उनमें ये दवाई गाबापेंटिन भी हेल्पफुल हो सकती है। फिर जो एक प्रॉब्लम आती है जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है, आई थिंक आपके यहाँ एक हफ्ता पहले ही शायद हड्डी के बारे में और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में काफी डिस्कस हुआ भी था। तो यदि अगर किसी महिला को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसके लिए भी तमाम दवाइयां हैं और जो कि हेल्पफुल रहती हैं, या
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जो कि बोन लॉस को रिड्यूस कम करती है और फ्रैक्चर्स के रिस्क को भी कम करती है। एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एक जो कैंसर का रिस्क होता है स्पेशली ब्रेस्ट में, अगर किसी महिला को लगता है या उनकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है कि उनकी मदर को, माँ की साइड से, माँ को, बुआ को, मौसी को, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या उनकी डेथ उस वजह से हुई है, तो एक ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट मंथली, मतलब आप एक कैलेंडर बना लें वंस ए मंथ, और यूजुअली अगर पीरियड्स होते हैं तो उसके बाद या महीने में एक दिन बना के आप डेट को फिक्स कर लें। और यदि 7 स्टेप्स होते हैं इसके फिक्स, अगर इनको आप कोई भी महिला महीने में एक बार करती है तो ये बेस्ट मेथड है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। कि सबसे पहले ये कि आप अपने हाथ की, जैसे इसमें थर्ड फोटो में पिक में बना हुआ है कि फिंगर टिप से आप नहाने के बाद शीशे के सामने खड़े होके 7 स्टेप्स में ये डिटेक्ट करें अगर, तो आप ही अपनी ब्रेस्ट कैंसर को या कोई भी चेंज को सबसे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये होता है कि कोई भी चेंज अगर आपको पिछले महीने से अब लग रहा है कि कुछ कहीं पे इरेगुलरिटी है या कहीं पे उभार है या कहीं पे अंदर दबा हुआपन है, प्लस अगर हम ब्रेस्ट को अपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो इमेजिनरी लाइन से कि अपर आउटर बाहर का और ऊपरी हिस्सा, बाहर का और निचला हिस्सा, अंदर का और निचला हिस्सा, अंदर का और ऊपरी हिस्सा, फिंगर टिप से उसको गोल गोल घुमाते हुए ऊपर नीचे जाते हुए साइड्स में या कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का चेंज या गांठ या स्किन में कोई चेंज आपको या छाला जैसा या कुछ भी महसूस हो, तो वो आप जितना जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे जो कि आपको मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपना स्वयं डिटेक्ट कर सकती हैं। और इससे घबराने की कोई भी डरने की बात नहीं है, स्पेशली उन महिलाओं में। वैसे तो हर महिला को ये करना चाहिए महीने में एक बार, लेकिन फिर भी स्पेशली उन महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या कोई भी कैंसर की जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जैसे कि किसी भी महिला के यदि परिवार में हिस्ट्री है कि उनकी मदर को, मौसी को, बुआ को, नानी को ये कैंसर यूट्रस का या सर्विक्स का या ओवरीज का अगर हुआ है तो एक जांच होती है पैप स्मीयर, जो कि आपके सर्वाइकल कैंसर को अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकती है। और बहुत सिंपल सी जांच है जिसमें पानी लेके अंदर से जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सहजता से ये हो जाता है, अवेलेबल है हर जगह। और वैसे भी 40 साल के बाद हर महिला को तीसरे साल या 5वें साल तो इसको करा भी लेना चाहिए, और स्पेशली उन महिलाओं को जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है इस चीज की। इसी के संदर्भ में एक और जांच होती है कॉल्पोस्कोपी, जो आप देख रहे हैं इस फोटो के जरिए कि केवल बाहरी से हो जाती है। ये डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोपी होती है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है सत्या में, और ये अभी आपके कैंसर सर्विक्स को या कैंसर यूट्रस को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। वीडियो में इसमें बाहरी औजार, ये एक डिवाइस होता है रहता है, और इसकी फोटो मैग्नीफाइड होकर लैपटॉप में या कंप्यूटर पे या टीवी स्क्रीन पे दिख जाती है, जिसमें महिला खुद भी देख सकती है स्वयं भी कि हाँ मेरे इसमें ये चेंज है या इसमें ये डाउट है। और इसको और पैप स्मीयर को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम 90% 95% तक कैंसर सर्विक्स को अर्लीस्ट स्टेजेस में, जबकि हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसमें स्टेज 0 में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक को ध्यान अवश्य रखना चाहिए इस पे। और इसको कराने से कतई भी संकोच या कोई परेशानी का सामना मतलब महसूस नहीं करनी चाहिए। और अब आता है कि बिफोर डिसाइडिंग एनी ट्रीटमेंट, ये सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, और डॉक्टर से भी सारे ऑप्शंस पूछिए, उनके रिस्क क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, और फिर जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं उसको समय के अनुसार लें। ये नहीं कि डॉक्टर ने बताया है कि दिन में 2 बार, और हमने सोचा हमें गर्मी कर रही है हमने आधी ले ली, नहीं। जितनी जब जरूरत हो, जैसी जितनी दिन कहा जाए, और फॉलो अप। मैंने देखा है कई बार महिलाओं को जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हुई, हमने उनको थायराइड की दवाई लिखी है, अल्ट्रॉक्सिन लिखी कि भाई कोई दवाई है आपको 50 mg खानी है, तो कुछ दिन बाद वो अपने आप गए
टेस्ट कराया, थायराइड नॉर्मल आ गई, उन्होंने दवाई खानी बंद कर, ऐसा नहीं है। थिंक इट इज नॉट रिकमेंडेड। वो आपकी जांच इसीलिए नॉर्मल आई है क्योंकि आपकी वो दवाई चल गई। उसको बिना डॉक्टर की सलाह या बिना किसी परामर्श के उसको अपने आप करना। ऐसे ही विटामिन डी, आई थिंक डॉक्टर ने लास्ट टाइम ने डिस्कस भी किया होगा कि वो अपने आप कई बार बंद कर देते हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं। फिर ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट, टेक्निकल पार्ट है। और फिर एक आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि आई थिंक जो मेजर 70% महिलाएं हैं जिनमें लक्षण बहुत सीवियर नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट हैं, तो वो अपने आप स्वयं अपनी लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाके इन सब लक्षणों से मुक्ति पा सकते हैं। जिनमें से एक है कि हॉट फ्लैशेस अगर हैं तो आप लेयर्स में ड्रेसअप हो, एक सिंगल ना पहने। तो अगर आपको ऐसी गर्मी लगती है तो जिससे कि आप एक ऊपर के अगर हटा भी दें, लाइक दुपट्टा है, साड़ी है, थोड़ा ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, पानी पी लें, कूलर वगैरह पंखा चलाएं, सूती कपड़े ज्यादा पहने। और यूजुअली क्या होता है कि ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं इनको कोई ट्रिगर पॉइंट होता है कि आपने चटपटा खाया या लिया या कोई किसी तरह का तनाव आया तो ऐसा ट्रिगर हो गया। वो हॉट फ्लैश एकदम जैसे बंदूक में ट्रिगर दबाया गोली छूट गई, ऐसे ही वो ट्रिगर से आपके हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो गए। तो हम कोशिश करें कि ये हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानें और उनसे बचें। स्पाइसी फूड वगैरह ना खाएं और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं कि अगर हमें ऐसी समस्या आए तो हम तुरंत उसका निदान कर पाए। वेजाइनल डिस्कम्फर्ट जो होता है, ड्राइनेस है, तो इसके लिए वेजाइनल जेलीज आती हैं ओवर द काउंटर फार्मेसी पे, और लुब्रिकेंट्स आते हैं। और जो पहले महिलाएं घरों में यूज करती थी कोकोनट ऑयल, आई थिंक वो भी एक अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है या उससे कोई प्रॉब्लम बर्निंग या इरिटेशन नहीं होती है, तो वो भी एक अच्छे लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की लुब्रिकेंट जेली आप अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं, जो कि हेल्पफुल हो सकती है आपकी वेजाइनल ड्राइनेस में। और इसमें एक बात और है कि जैसे यूजुअली लगता है महिला को अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा मेडिकली उल्टा है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो it is helping in increasing the blood flow and it will help in lubrication also of the vagina, and it will be helpful in relieving the urinary symptoms. तो it is recommended कि आप sexually active अगर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, and it will be helpful. Get enough sleep, नींद अच्छी लेने की कोशिश करें, टाइम से बेड पे जाएं, सोने से पहले अल्कोहल या ड्रिंक्स या स्मोकिंग या कॉफी वगैरह ना लें, और टीवी ना देखें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें जिनसे नींद भाग सकती है आपकी, उन सब चीजों से दूर रहें। अपना बेड वगैरह साफ रखें। पेट्स भी आप पाल सकते हैं अगर किसी को शौक है, तो पेट्स आपको स्लीप में हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आप उनके साथ जब रात में सोने से पहले समय बिताते हैं। तो ये सब देखा गया है कि ये स्टडीज भी देखी है कि वो आपको अच्छी नींद लाने में हेल्पफुल हो सकती है। फिर आता है कि प्रैक्टिस द रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस लाइक प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गाइडेड मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, मसाज, शवासन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ऑफ मसल, ये सब भी मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। ये हमने नहीं सुना होगा अपनी दादी में या नानी में कि उनको भी कभी ये सिम्टम्स होते थे या कम होते होंगे। क्यों होता था? क्योंकि पहले फैमिली सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होते थे, 3 जनरेशन एक साथ रह रही होती थी, तो उनके ध्यान रिलैक्सेशन होता है। छोटे बच्चे आ गए, ग्रैंडसन्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, तो उनका रिलैक्सेशन वैसे ही होता रहता है। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, उनको करने को भी कुछ नहीं है बल्कि और अकेलापन है। तो ऐसे में अगर हम ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं या अपने फैमिली ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, जैसे ये मुझे लगता है शर्मा जी ने जो ये आपने इतना अच्छा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें इतनी अच्छी आप पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव वेबिनार कर रहे हैं,
लेकिन ये भी एक इसी की दिशा में बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा स्टेप है, जो कि आपको रिलैक्सेशन करने को, अपनी प्रॉब्लम्स को देखने को, समझने को, जानने को, उन सब से रूबरू होने का एक मौका देता है और उनके निदान के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ये है कि ईट अ बैलेंस डाइट। ये नहीं कि अब हमारी तो जरूरत नहीं है, हमें तो हजम नहीं होता, हम क्या करेंगे। ठीक है, एक उम्र के साथ साथ आपकी हजम शक्ति कम हो रही है, लेकिन अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे, अपनी विटामिन पे, मिनरल्स पे, कैल्शियम, विटामिन डी, अपनी एक बैलेंस्ड डाइट को प्लान करके उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट में नमक कम कर दें, शुगर कम कर दें, लेकिन साथ ही साथ हेल्दी पौष्टिक डाइट बहुत जरूरी है हर एक के अपने बॉडी के हिसाब से। लाइक अगर डायबिटिक्स हैं तो शुगर हटाएं, अगर हड्डी से संबंधित दिक्कत है तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लें, और प्लस डाइट से भी इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज, यस, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो जितनी अपनी तथा और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकता है, क्योंकि एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज प्लस मेंटल रिलैक्सेशन, ये तीन चीजें आपके हार्ट डिजीज को, आपकी डायबिटीज को, ऑस्टियोपोरोसिस को, आपके मूड स्विंग्स को, सब चीजों में हेल्पफुल है। एट ऑल द लेवल्स दे आर हेल्पफुल। इवन सबसे बड़े एंटी डिप्रेसेंट्स हैं फिजिकल एक्सरसाइज, और एजिंग को भी स्लो करते हैं, आप बिल्कुल फिजिकली फिट रहते हैं। मिल्खा सिंह का भी एग्जांपल है कि वो कितने एट द एज ऑफ 96 ही वाज सो फिट, ही वाज स्टिल कितने किलोमीटर्स तक रनिंग करते थे, और ये तो वेरी अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से वो हमारे बीच से चले गए, या वो एक माध्यम बना, लेकिन एट द टाइम, at the age of 96 he was very very fit, just because of the physical activity and mental attitude plus healthy diet. Don't smoke. सोचते हैं कि महिलाओं में एक आजकल ट्रेंड है थोड़ा कि हम पार्टीज में, उसमें अब तो हम फ्री हो गए हैं, अब हमें तो बच्चे होने नहीं है, तो जस्ट एक सोशली कस्टम या टैबू हो गया है कि स्मोकिंग या बियर या ड्रिंकिंग। आई थिंक नहीं, वो सब आपके हेल्थ के लिए इट इज नॉट गुड, क्योंकि ये सब बिल्कुल जो एक्सरसाइज का पार्ट आपको बेनिफिट हो रहा था, वो सब इनसे, लाइक स्ट्रोक के लिए आप बहुत प्रोन हो जाते हैं, हार्ट डिजीज के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कैंसर के लिए, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, आई थिंक सारी चीजों के लिए आप मोर प्रोन हो जाते हैं। प्लस अर्लियर मेनोपॉज भी महिलाओं में जो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं उनमें जल्दी आ जाता है, तो हमें इन सब से बचना है। अब आते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या डेंजर साइंस हैं जिनसे हम बच के रहें, जिनका हमें एक रिस्क है कि सामने हमारे दिख रहे हैं कि ये डेंजर साइंस हैं, इनसे हमें बचना है। क्योंकि जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, ये एक महिला के हार्ट को बहुत मजबूत बनाते हैं। इसीलिए जो महिलाएं जब तक मेनोपॉज के पहले हार्ट अटैक या उससे बची रहती हैं उस हार्मोन से, लेकिन मेनोपॉज के बाद उस हार्मोन के लेवल के कम होने से, एस्ट्रोजन लेवल जब डिक्लाइन होता है, तो रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बढ़ जाता है। तो एक ये आपको सामने दिख रहा है कि एक डेंजर साइन है। तो अगर हम जो हमने अभी प्रिकॉशंस पहले डिस्कस करे हैं, अगर हम इन पे अपना पालन करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। प्लस रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बाय द ECG या 2D को अगर कराते रह सकते हैं तो भी हम बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि दिस हार्मोन के कम होने से, क्योंकि ये हार्मोन आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, विटामिन डी को रिप्लेस करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए यदि आपको लगता है कि आप बाथरूम में गए, जरा सा चले, पैर स्लिप हुआ और हमारी हड्डी टूट गई, तो आप समझ जाइए कि ऑस्टियोपोरोसिस होने वाली है, और उससे बचाव के सारे तरीके हमें अपनाने हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो लेडीज को दिक्कत करती है वो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कि
पेशाब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम रुक नहीं पा रहे हैं, या हमने सोचा कि हमें जाना है और जब तक हम गए तब तक लीकिंग स्टार्ट हो गई। तो इसके बचने के लिए एक तो जो एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल होगी, वजाइनल क्रीम्स हेल्पफुल हो सकती हैं, प्लस इसमें आप शर्म ना महसूस करें कि हम कहीं पे अब जा नहीं सकते, सामाजिक तौर पे कहीं हम पार्टी में नहीं जा सकते, हमें लीकिंग हो जाएगी या हमें बार बार बाथरूम हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे बाहर जाएं। नहीं, आप यू कैन यूज डाइपर्स, आजकल बहुत अवेलेबल हैं डाइपर्स वगैरह, जैसे बच्चों के होते हैं ऐसे बड़ों के भी आते हैं, और डाइपर्स यूज करके यू कैन गो वेरी मच सोशली, यू कैन रिमेन सोशली एक्टिव। और प्लस साइड बाय साइड अगर इतना ज्यादा है तो आप न्यूरो सर्जन या किसी कुशल चिकित्सक या डॉक्टर के कंसल्ट करके इनसे प्रॉब्लम्स से दूर भी हट सकते हैं, और इसके लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, सर्जरीज भी हैं, तो आप गायनिक सर्जन को दिखा के अगर उनकी जरूरत हो तो वो आप ले सकते हैं। प्लस डेंजर साइंस, आई थिंक कैरी होम मैसेज आज का यही है कि ऐसे हमारे शरीर में क्या लक्षण आए कि हमें लगे कि हमें तुरंत किसी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर हम ऊपर से शुरू करें फ्रॉम हेड टू टो, तो अगर हमारे मूड स्विंग्स इतने हो गए हैं कि फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है और वो लगभग रोज होने लगे, पहले हमें महीने में 1 बार होता था, 2 बार होता था, या 15 दिन में 1 बार होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि हफ्ते में हमें 4 बार 5 बार हो रहा है, तो हमें तुरंत या तो गायनेकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना। प्लस थायराइड, अगर हमें सुस्ती रह रही है, सूजन आ रही है, वेट गेन हो रहा है, थायराइड के लक्षण काफी कॉमनली लोगों को पता है, अगर हमें वो लग रहा है तो भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर हमारी सांस फूलने लग रही है जल्दी, पहले हम किसी पार्क के 10 चक्कर लगा लेते थे, लेकिन अब हम 5 ही चक्कर में हमारी सांस फूलने लगी है, तो हार्ट और लंग्स दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस यूरिन नहीं होल्ड हो पा रहा है, प्लस हमारे जो हॉट फ्लैशेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, प्लस हमारे को बहुत आसानी से हम बाथरूम गए, पैर मुड़ा और हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या हमें पीरियड्स बंद हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहती थी कि सबसे बाद में डिस्कस करूं, कि पीरियड्स हमें बंद हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो हम बिल्कुल फ्री हो गए, टेंशन, सैनिटरी पैड जो ये सब अपने अलमारी में रखने बंद कर दिए। अचानक हमने एक दिन देखा कि हमें बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो गई, या हल्की ब्लीडिंग हो गई, या स्पॉटिंग हो गई, किसी भी लेवल की ब्लीडिंग 4 साल या 5 साल या 3 साल के बाद होना इज अ वेरी डेंजर साइन। ऐसे में आप तुरंत उसको आप हल्के से कतई ना लें, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और जो जांचें हमने बताई थी वो खुद एडवाइस करेंगे कि हमें पैप स्मीयर या कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, तो वो हमें तुरंत करानी है। ऐसे ही दूसरा एक सिम्टम है कि यदि आप जब हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर रहे हैं और आपको कोई भी चेंज, हल्का सा भी चेंज लगता है पिछली बार से, और अब तो एक बहुत अच्छी सुविधा है कि सबके पास मोबाइल्स हैं, आप मोबाइल से अपनी एक फोटो भी रख सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ जब आपने चेकअप किया, आपको लगा कि ये चेंज था, नेक्स्ट मंथ चेकअप किया तो देखा कि ये चेंज बढ़ गया है, जैसे कोई भी गांठ थी या कोई छाला था या कोई स्किन में चेंज था या और कोई प्रॉब्लम थी, तो वो अब इस महीने हमारी बढ़ गई है। तो ऐसे में भी आपको अर्जेंट तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने शरीर के डेंजर साइंस को पहचानें कि ये अब हमें डेंजर साइंस है, तो ऐसे में हमें अर्जेंट एक्शन लेना है, और कब हमें चीजों को सहजता से पार कर जाना है कि ठीक है ये लक्षण तो होते हैं, महीना 15 दिन में एक बार हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे अपने सपोर्ट ग्रुप से, रिलैक्सेशन से, अपने माइंड को डाइवर्ट करके, अपनी हॉबी को डेवलप करके इस चीज को पास ऑन कर देना। और कब हमें अर्जेंट, I think this is the most important point of today's talk, which I wanted to emphasize to each and every person or the family member. तो वो भी समझे कि लेडीज अगर ओवरलुक कर रही है, जो कि नॉर्मली लेडीज में आदत होती है, तो वो ओवरलुक ना करें और उसको अर्जेंट कॉन्टैक्ट करें, कंसल्ट करें और उस पर एक्शन लें। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अगर आपके कोई सवाल हो तो वेलकम। सबसे पहले तो हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने बहुत सरल और सुंदर तरीके से हम लोग को मार्गदर्शन किया। अब हम पेशेंट कार्ड ले लेते हैं।
पहला प्रश्न सीमा गुप्ता जी का है। आप अपने आप को 1 मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग खोल सकते हैं सब लोग ना। यस, मैंने अनम्यूट कर दिया। सीमा गुप्ता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, पूछ सकती हैं सीमा गुप्ता जी। जी थैंक यू जी, डॉक्टर सीमा, साहब। आप आपका अपने जो वीडियो खोल सेशन लीजिएगा था, अपना। हाँ जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, मैं प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में। और आपका सेशन हमने डॉक्टर साहब पूरा सुना और इट वाज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूजफुल सेशन। जो भी मेरी सारी क्वेरीज थी उनको मेरे को कम्प्लीटली उसमें मेरे को यूजफुल रही, तो मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। थैंक यू। थैंक यू सीमा गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो आपने सभी चीज़ों को ले लिया है, तो मैं समझता हूँ कोई प्रश्न बनता भी नहीं। एक प्रश्न सुषमा जी बता कुछ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं एक गर्ल्स के विषय में एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपका आवाज साउंड बंद है मनीषा भाई जी, साउंड जी। कि जो जी जी जी। आजकल जैसे बच्चों में अक्सर ये होता है कि पीरियड स्किप हो जाता है, कई कई महीने सिस्ट बन जाती है, तो उसका जब तक ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन लेती हैं, तब तक तो ठीक रहता है। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है, फिर उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे हमें? ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। और ये एक्चुअली तो यंग गर्ल्स से और जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, जो कि पहले 25 साल है, आई थिंक में सबसे ज्यादा उनसे कंसर्न है। हालांकि ये आज के टॉपिक से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि हमें इसकी जड़ पे जाना था। इट्स अ पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। इसके जो बढ़ने के कारण है तमाम बार तो हम इसके कारण जान सकते हैं, तमाम बार हम इसके कारण नहीं भी जान सकते हैं। और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी परमानेंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में ही है। और वो लाइफस्टाइल है हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अवॉइडिंग द जंक फूड, स्पेशली डब्बा बंद फूड। जो डब्बा बंद फूड्स हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, और तमाम प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उनके हार्मोनल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज, आजकल की यंग जनरेशन स्पेशली लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे बैठे रहना, और बजाय ओपन या आउटडोर स्पोर्ट्स के उनको लैपटॉप में बैठ के गेम्स खेलना, या बजाय सोशल गैदरिंग्स में 1-to-1 जाने के ये चैटिंग करना, जैसे आजकल तो खैर हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नील है। तो पूरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, लिवर मेटाबॉलिज्म, ओवेरियन मेटाबॉलिज्म। सो पीसीओडी इज नॉट अ डिजीज ऑफ ओवरीज ओनली, इट इज अ डिजीज ऑफ all the systems of the body. It is a metabolic syndrome. So for correction of metabolic syndrome, one has to correct her metabolism at every step, starting from the lifestyle, from healthy diet, from physical activity, plus treatment. Treatment plays only 1/3 of its role. Rest 2/3 of the role is played by lifestyle adaptation, healthy lifestyle. थैंक यू। ठीक है, आदरणीय डॉक्टर मनीषा अग्रवाल साहब, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आज आपने बहुत सुंदर और सरल तरीके से आपने जो बताया और काफी लोगों की समस्या का समाधान किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और कभी हमें आवश्यक पड़े धन्यवाद। ओम शांति। मैं मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।